राधे राधे बोलने के विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद राधे राधे के नारे लगाए। सीएम सुक्खू धर्मशाला में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने मंच से राधे राधे और राम राम बोलकर अपना संबोधन शुरू किया। राधे 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 राम राम। राधे राधे पर विवाद तब शुरू हुआ था जब बीजेपी ने सीएम सुक्खू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने पर टोकते देखे गए। बीजेपी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला था। मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए सुने गए कि आप नमस्ते क्यों नहीं कहते। ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सनातन विरोधी मानसिकता को व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी राधे राधे कहने से रोकने पर सीएम सुक्खू को आड़े हाथों लिया। वहाँ के मुखिया कहेंगे राधे राधे क्यों बोलते हो? अरे साहब, आपको नहीं बोलना मत बोलिए, पर कम से कम बच्चों को तो मत रोकिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीएम सुक्खू ने खुद राधे राधे का नारा लगाकर यू टर्न ले लिया, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के इंडियाना में भयानक बर्फबारी हो रही। इस बर्फबारी के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। गाड़ियां खिलौनों की तरह सड़क पर बिखरी हुई हैं और टिमटिमाती बत्तियां प्रशासन की उन गाड़ियों की हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। तस्वीरों को नजदीक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी गैराज के अंदर का वीडियो है। एक के ऊपर एक गाड़ियां चढ़ी हुई हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस हादसे में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। आसमान से बर्फ गिर रही है और सड़क पर लग रहा है कि ये कारों का कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आया और 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की एक बड़ी वजह बर्फ के चलते सड़क की फिसलन भी रही। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आज एक नया दावा कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उन बूथों पर विपक्ष के वोट काट रही है जहां पर वो कमजोर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी कुछ आईटी कंपनीज को हायर करके वोटर लिस्ट में खेल कर रही है। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, जिसके चलते एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश की जा रही है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, अब वो कुछ भी करें, 17 हम लोग 2027 में चुनाव 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बड़ी बैठक, संघ के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। बीएल संतोष, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर ये बड़ी बैठक, जिसमें कई बड़े अधिकारी, संघ के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। बीएल संतोष, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी वहां उस बैठक में मौजूद हैं। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी बैठक सीएम आवास पर हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 के दौरान दोनों देशों के जवानों ने कई तरह की ट्रेनिंग की। जिसमें आतंक विरोधी अभियान, जंगल और पहाड़ पर की जाने वाली वॉर एक्सरसाइज शामिल है। आतंक विरोधी एक्सरसाइज के दौरान जाबाज जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इमारत की छत से 2 जवान रस्सी के जरिए मकान में दाखिल हुए और आतंकियों पर काबू पाया। इस दौरान आतंकी बने एक शख्स ने इमारत से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे भी ढेर कर दिया। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने इंटीग्रेटेड फील्ड क्राफ्ट, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, बस इंटरवेंशन, जंगल सर्वाइवल और रॉक क्राफ्ट जैसे ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की।
जानकारी के मुताबिक नेपाल आर्मी के साथ इस एक्सरसाइज का मकसद जंगल में लड़ाई और पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में तालमेल को मजबूत करना है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में तेज रफ्तार के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। फ्लाईओवर से करीब 40 फीट नीचे पड़ी कार कबाड़ बन गई। इसी कार में बाप बेटे सवार थे। कार की रफ्तार ज्यादा थी और शायद इसीलिए अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कार बेकाबू हुई और सिहानी गेट इलाके के इस फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे आकर गिरी। हादसा रात 2 से 3 बजे के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। संयमित चलें, सुरक्षित चलें। तेलंगाना के मेडचल जिले में स्कूल का आया का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नर्सरी की मासूम छात्रा की पिटाई करते दिखाई दी। पिटाई और डांट से लड़की की तबीयत बिगड़ गई। सिर पर थप्पड़ मारा, फिर धक्का देकर गिरा दिया। लड़की उठकर खड़ी हुई तो आया ने अपने पास बुलाया और 4 साल की बच्ची को झकझोरने लगी। इसी बीच उसने कपड़े बदले और फ्रॉक पहनाने के बाद फिर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन बच्ची से बेरहमी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आया ने मासूम को फिर से पीठ के बल गिरा दिया और पल भर में बाल पकड़कर अपने पास खींचकर फिर से मारने लगी। मारपीट का ये सिलसिला करीब 4 मिनट तक चला। आया मारती रही और दर्द से बच्ची चीखती रही। इसी बीच महिला ने क्रूरता की हद पार कर दी। वो बच्ची के ऊपर चढ़ गई और पैरों से मसलने लगी, जिसकी वजह से बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर महिला को तुरंत हिरासत में लिया। देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच में आज का दिन छापेमारी का रहा। ब्लास्ट के बाद पहली बार एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर छापे मारे। हर उस व्यक्ति से जुड़े ठिकानों पर एनआईए पहुंची जिसका नाम इस ब्लास्ट केस में सामने आया था। हाई सिक्योरिटी और सैकड़ों जवानों के साथ जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 8 जगहों पर छापा मारा। छापेमारी पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिले में की गई थी। सभी रेड देश में फैले व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े मामलों में हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि वो उस मौलवी इरफान के घर पहुंचे जिसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर यहां नेटवर्क बनाया। साथ में ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर से जुड़े ठिकानों में भी एनआईए की टीम पहुंची। वहां पहले से टूटे पड़े उसके घर के आसपास भी पूछताछ की गई। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के ठिकानों को भी खंगाला गया। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट रखने वाले मुजम्मिल के घर पर भी एनआईए पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के ठिकानों पर आज तलाशी ली गई थी। जम्मू कश्मीर के साथ एनआईए की टीम लखनऊ भी गई, जहां डॉक्टर शाहीन का घर है। लगभग 7 घंटे तक एनआईए शाहीन के घर पर डटी रही। सारे दस्तावेज खंगालने के बाद टीम वहां से बाहर निकली। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल शाहीन के घर पर एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से पहुंच गई थी। घर के अंदर लंबी छानबीन के बाद एनआईए के अधिकारी बाहर आए। शाहीन के घर से एनआईए की टीम निकली हुई है। सामने तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये एनआईए की टीम है जो सुबह 5 बजे से वहां पर पहुंची हुई थी और शाहीन के घर पर थी। शाहीन के घर एनआईए की 2 टीमें आई थी। घर पर उन्होंने उसके भाई और पिता से पूछताछ की। कभी यूपी में गर्म रहने वाला बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल में उठने लगा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने बयान पर अड़ गए हैं और उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन कुरान के 1450 साल भी पूरे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई मना नहीं किया जब भारत के अंदर किसी राज्य में कोई अपना जमीन में कोई मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते। बीजेपी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के ऐलान पर सवाल उठाया। नहीं, जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं ठीक करना, जिसके खिलाफ 450 साल तक आंदोलन करके हिंदू समाज ने उसका ढांचा को खत्म किया। हालांकि मस्जिद किस जगह पर बनेगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद बहाना है और असली मकसद वोट बैंक बनाना है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।